सुप्रभात, नमस्कार साथियों और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य जीवन शैली में। और दिनचर्या प्रारंभ हो चुकी है। थोड़ा अपना लिखत पढ़त का भी काम किया गया क्योंकि महीने की एंडिंग हो चुकी है। और आज जो इनका एक नेचर्स गाइड हैं इको टूरिज्म, उनकी क्लास चल रही है अंदर और तितली से संबंधित है। और श्री छिमवाल जी हैं और जो तितली के जाने माने उसको अच्छी तरह से जानते हैं, उसके रिसोर्स पर्सन बुलाए गए हैं। तो उनसे चलते हैं अंदर और कुछ हम भी सीखते हैं। हाँ, छोटा सा जीवन है उसका। जब वो बड़ी हो गई तो उसने भोजन खाना है, मेटिंग करनी है और फिर उसके बाद अंडे देनी। मेटिंग के बिना तो अंडे दे नहीं सकती, फायदा नहीं है ना। फार्मी मुर्गी और देसी मुर्गी में फर्क क्या है? अंडा जब तक निषेचित नहीं होगा उसके अंदर बच्चा नहीं बनेगा। तो ऐसे ही जब उसने अंडे दे दिए तो उसका काम सिर्फ अंडे देना है। जैसा कि इसमें फीमेल ही वो करेगी या मेल। और तीसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि जो आपने जो एक्स्ट्रा मिनरल्स वाली जो बात की थी कि मेल बोलेगा, तो वो क्या मेल ही वो करेगी या फीमेल? देखो, दो प्रश्न, एक प्रश्न जो है वो बात मैं समझ गया आपकी, सारे आंसर आपने को मिल भी गए हैं, फिर भी समझा दूँ। जो मेल का काम है वो रिप्रोडक्शन है, उसके बाद वो ढूंढता है। आपने कभी तितलियों को देखा होगा, वो एक दूसरे के आसपास मंडराती है। कभी कभी मेल, दोनों में फर्क भी होता है, ठीक है। मेल फीमेल 100% नहीं होगा। जैसे दो मैना आपने कभी देखी, एक सी होती है मैना, पिटॉल जिसे हम कहते हैं, डव एक से होते हैं। मोर मोरनी देखी, मोर अलग होता है, मोरनी अलग होती है। तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जहाँ नर अलग रंग रूप का है, मादा अलग रंग रूप की है। तो कई तितलियों में ऐसा होता है, कईयों में नहीं। कईयों में एक सी होंगी, दोनों मेल फीमेल, कईयों में अलग अलग होंगी। दूसरा आपने कहा कि वो मिनरल्स लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसको जरूरत है उसकी मिनरल्स की मेटिंग के लिए, तो इसलिए वो जमीन से वो मिनरल्स लेगा, मिट्टी से, रेते से, जहां से भी लेगा। तीसरा आपका प्रश्न क्या था? मिमिक्री एक शब्द आया था। दूसरी पीढ़ी यहाँ पहुंची, तीसरी पीढ़ी यहाँ पहुंचेगी, लेकिन जब ये चौथी पीढ़ी होगी इसकी, तो वो यहाँ से वापस माइग्रेशन करती है नॉर्थ साउथ, और एक ही पीढ़ी में, तो उसको बोलते हैं सुपर स्पीसीज। जो काम 3 पीढ़ियां कर रही थी एक से दूसरी जगह जाने का, वापस आने का काम एक ही जनरेशन कर लेती है, वो अलग तरह की तितली होती है वो मोनाक। इसको पढ़ना, मोनाक माइग्रेशन, बहुत अच्छा टॉपिक है। लेकिन हमारे निचले इलाके में, हमारे रामनगर के आसपास इक्का दुक्का देखी गई, यानी ये आ जाती हो और माइग्रेशन कहोगे इसे या कुछ भी कहोगे, वो परिस्थितियों के हिसाब से हो जाता है ना। हाउस प्लांट होता है, तो जो तितली का हाउस प्लांट है वो उसी पे अंडे देगी, तो उसका नाम ही इसलिए कैबेज बर्ड है। सर, मेरे कुछ 2 प्रश्न थे वही, जिनके सही जवाब नहीं मिले थे। हाँ, एक तो वही तितली क्या रंग, तितली के जो कलर हैं उसके खाने पे निर्भर करते हैं, वो कैसा खाना खाएगी, या उसकी जाति जो है, हर तितली अलग अलग जाति की और अलग अलग कलरों की है, तो क्या वो एक तरह का खाना खा रहे हैं, इस वजह से उनके कलर में फर्क पड़ रहा है? और कुछ एक ही प्रश्न है, क्योंकि कैटरपिलर के तो पत्ते का ऐसा हो जा रहा है क्योंकि वो पत्ता खा रहा है। समझ गए, वो तो कैमोफ्लेज है। हाँ, आपका जो प्रश्न था उस पर मैं आ रहा था। मिमिक्री मैंने आपसे पूछा था, है ना? क्या होती है मिमिक्री? नकल करना। अब क्यों करेगी तितली ने? क्या होता है कि जो तितलियां अपना भोजन करती हैं उस लार्वल स्टेज में ही करती हैं, रस तो बाद में पीती हैं वो बनने के बाद। जब वो लार्वल स्टेज में भोजन, हर एक का अलग हाउस प्लांट है, हर तितली का भोजन अलग होता है, इसलिए उनके रंग रूप में परिवर्तन होता है, जाहिर सी बात है। साउथ में रहने वाला भी इंडियन है, नॉर्थ में रहने वाला भी इंडियन है। साउथ इंडियन को देखोगे, नॉर्थ इंडियन को देखो, फर्क होता है। क्यों होता होगा? क्लाइमेट के साथ साथ साउथ वालों के बाल अधिकतर आप काले देखो, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हिमालय में रहने वाले की आंखें छोटी देखोगे आप, क्यों होती छोटी आंखें? एडेप्टेशन है ना, आंखों में कोई फर्क नहीं है, रहने की वजह से फर्क आ गया। नीचे वाले लोग, समुद्र के रहने किनारे वाले लोग, रहने वाले आप देखोगे अधिकतर सांवले रंग के ज्यादा होते हैं, काले रंग के ज्यादा होते हैं, वहां पर एटमॉस्फेयर ऐसी है। सर, अगर मैं ऐसी तितली को पकड़ अंडे उस पर देती है, तो कैटरपिलर जब खाना शुरू करता है तो नीचे से खाता है। कहां से खाता है? अंडे से निकलने के बाद ऊपर से भी खा सकता था वो नीचे से खाता है। और पहले क्या करता है, बहुत छोटा 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 खाता है और फिर धीरे धीरे उस पत्ते को पूरा, इस दौरान उसका साइज में फर्क होता है। जैसे किसी व्यक्ति को आप अगर थोड़ा थोड़ा विष दो तो वो एक समय बाद उस विष के इम्यून, टीबी की दवाई होती है ना, कहते हैं ना, टीबी की दवाई अगर आपने छोड़ दी तो फिर वो दवाई काम नहीं करती, फिर और स्ट्रॉन्ग दवाई देनी पड़ती है और इम्यून हो जाती है हमारी। वो जो टीबी का चाहिए, तो
ऐसे ही वो कैटरपिलर क्या करता है, जब वो खा रहा होता है तो उस जहर को अपने शरीर में जज्ब कर रहा होता है और धीरे धीरे वो इम्यून हो जाता है। और जब वो खाता है, उस कैटरपिलर बनने के बाद वो तितली बनता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है उस भोजन को खाने से? खाया उसने जहरीला पौधा, आँख अगर हमारी आंखों में पड़ जाए तो अंधा हो जाते हैं, कहते हैं, इतना उसके अंदर जहरी तो है वो। तो वो क्या करता है, अपना जब वो खाने के बाद उस स्टेज से बटरफ्लाई बनता है, उसका गुण उसके शरीर के अंदर रहता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, है ना। तो वो क्या होता है, डिस्टेस्टफुल हो जाता है। सीखा आपने इस छोटे से अनुभव में कि प्रकृति सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, संतुलन बनाती और कुछ नहीं करती। संतुलन का नाम ही प्रकृति। अगर इसमें कुछ संतुलन में गड़बड़ी होगी तो फिर क्या होगा? अभी आपदा आई, एक भूस्खलन हुआ उत्तराखंड में, कई लोग मर गए। क्यों हुआ? वो संतुलन हमने उसमें छेड़छाड़ कर दिया। अब आप सड़क बना रहे हो, चाहे आप पहाड़ को किसी भी तरीके से काट लो, आप उसको डिस्टर्ब करो ना। एक स्लोप है नेचुरल, ये बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज समझते हैं आप सब लोग? क्या होती बॉडी लैंग्वेज? हमारे शरीर की बात करते हैं, शरीर की भाषा। वार्तालाप कई तरीके से होता है, जैसा मैंने बताया। एक तो जो हम बोल कर करते हैं, भाषा हमारी जो है हिंदी है तो हम हिंदी से वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम शरीर को भी एक भाषा के तौर पर व्यक्त करते हैं। दूसरा क्या आ गया? जेस्चर। जेस्चर मतलब हाव भाव, जैसे हम इशारा कर रहे हैं किसी को, उंगली से, हाथ से, कंधों से, है ना। फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल करना अपने आप में एक फेशियल एक्सप्रेशन है ना। आंख मारना वो एक एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन है, फेस से जो हम बता रहे हैं। तीसरा हो गया आई मूवमेंट। आई मूवमेंट भी एक एक्सप्रेशन है। तो जैसे आप अभी कक्षा में बैठे हो, क्या कोई ऐसे बैठा है? नहीं बैठा ना। या ऐसे ऐसे हिला रहा पैर को? नहीं हिला रहा। लेकिन जब आप घर में बैठे रहते हो तो आप ऐसा कर लेते हो, टेबल पर भी पैर रख लेते हो, पैरों को हिलाने लगते हो, वहां पर एक अलग बात है। तो जब हम किसी समाज में किसी भी जगह पर हों, चाहे हम एक नेचुरलिस्ट के तौर पर हों या एक सामाजिक जीवन में कहीं किसी फंक्शन में गए हों, तो वहां पर कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखना होता है हमें जो उस परिवेश में नहीं है। जंगी आती अधिकतर क्या करता है? क्या करता है? अब यहाँ पर क्या हुआ देखा आपने? क्या हुआ? आई काम? ये अनजाने में और जाने में आपने एक बॉडी लैंग्वेज का उपयोग समझा। बात तो मैं कर रहा था हाथी की, मैं तो ऐसे ही बोल सकता था, हाथी जो है ना वो कान हिला रहा था, बोल सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, जेस्चर्स का इस्तेमाल, और मैंने कहा नहीं कुछ, वो समझ गए कि इसका मतलब क्या है, ये कान तो नहीं है तो हाथ है, ये काम आती बॉडी लैंग्वेज। अब हुआ क्या, किस्सा यहाँ पर तो खत्म हुआ, तो बॉडी लैंग्वेज तो बाहर आ गया। उसने अपना खाना पीना छोड़ के, कान हिलाना छोड़ के खड़ा हो गया। हमारे पीछे दो और गाड़ियां थी, हमने तो गाड़ी आगे कर ली, क्योंकि मैं समझ गया था कि यह हाथी रोड क्रॉस करना चाह रहा है, हमारी वजह से थोड़ा असहज हो गया है, इसको हम रास्ता दे देंगे, यह हाथी रोड छोड़। हमने अपने पीछे वालों से भी कहा आगे आ जाओ, वो नहीं आए। तो हमारी गाड़ी वाले थे, बोले चले भैया चलें। मैंने कहा रुको अभी ड्रामा दे। बोले क्या मतलब? मैंने कहा अभी रुक जाओ। ये कहना था, मुश्किल से 10 या 20 सेकंड रहे होंगे, वो हाथी दौड़ी और गाड़ी, वो जो पीछे गाड़ियां थी उनके ऊपर उसने चार्ज किया। समझ रहे हो क्या हुआ? हुआ क्या? बॉडी लैंग्वेज को समझने के फायदे हाथापाई वगैरह ऐसा कुछ हो गई तो वो एक संज्ञेय अपराध नहीं है, गैर संज्ञेय अपराध है। तो उस कंडीशन में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, वो क्या करती है, एनसीआर काट देती है। ठीक है, तो ये एनसीआर दर्ज हो जाती है उस समय वहां पर, और इसको कोर्ट में केस करने की जरूरत नहीं होती। तो हमेशा लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि पुलिस ने ये ऐसा कर रहा था, पुलिस ने इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया। तो ऐसा थोड़ी कि आपके कहने से पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी या उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देगी। वो देखेगी ना कि जो इसने अपराध किया है उस अपराध को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है और उसके ऊपर कौन सी धारा लागू हो रही है। अगर है वो प्रोटेक्शन वाली धारा है, किस चीज की धारा है, तो प्रोटेक्शन की धारा है, सुरक्षा की। जो फॉरेस्ट के अंदर में जो लॉज हैं वो संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, कंजर्वेशन के लिए बनाए गए हैं। प्रोटेक्शन में क्या चीज होगी कि एक बार के लिए पुलिस वाले जो केस में कोई ऐसा अपराध होता है तो वहां पर व्यक्ति अपनी सेफ्टी खुद करता है पहले,
उससे अगर वो चीज नहीं हो पा रही होगी तो वो पुलिस की शरण लेगा कि मेरे को ये ऐसे ऐसे अपराध मेरे प्रति हुआ है और आप मुझे हेल्प कर दीजिए, तो पुलिस उस वक्त आपके केस को रजिस्टर करती है। लेकिन फॉरेस्ट के अंदर में क्या है, वहां पर जो चीजें बनाई गई हैं वो कंजर्वेशन के लिए बनाई गई हैं, चाहे वो वृक्षों का कंजर्वेशन हो, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन हो, तो वहां पर बात उसकी नहीं हो रही प्रोटेक्शन की, वहां पर कंजर्वेशन की हो रही है, उसका संरक्षण की हो रही है, उसका संवर्धन की हो रही है। इसलिए उन अधिनियम में उन धाराओं को बहुत सख्त किया गया है। कैसे बोलते, तो आप बोलोगे मैं तो परसों भी गया था तो परसों वाले ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। तो वो परंपरा थी कि भाई हर केस को नहीं पकड़ते हैं, चलो छोड़ो, इग्नोर करते हैं, कौन लिखत पढ़त करे, है ना। लेकिन मैं नियम के हिसाब से चल रहा हूँ, तो जब मैं, तो लोग कई बार बोलते हैं कि यार ये नियम आज ही आए, नहीं आज नहीं आए थे, 1927 से चल रहे हैं, कोई उसे लागू नहीं कर रहा था, आज तक तो नहीं कर रहा था, कोई आ गया उसे लागू करने वाला, उसकी किताब निकाल के बाहर रख दी, अब बोला ये है भाई मैं तो इसी के हिसाब से चलूंगा। अब जो एक्ट के हिसाब से चल रहा है, जो रूल के हिसाब से चल रहा है, तो वो उसके अनुसार काम कर लेगा और आपको लगेगा कि ये तो हमारे ऊपर जबरन इस तरह की चीजों को थोप रहे हैं, हम पर ये कार्रवाइयां कर रहे हैं, या विभाग नाजायज परेशान करो, तो नाजायज तो परेशान नहीं कर रहा क्योंकि वो अपने नियम नहीं बता रहा है। और हाँ, एक ही जैसा लगता है, धाराओं में अलग अलग है, केवल चीजें एक ही होंगी, बस जो इंडियन फॉरेस्ट यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ चीजें जो है वो पहली धारा में लग जाती हैं, और जो सेंचुरी वगैरह है उसके लिए धाराएं अलग से बना रखी हैं। उन्होंने क्या करा ना, एक्ट के अंदर सेंचुरी को एक अलग चैप्टर में रखा है और नेशनल पार्क को उससे अलग चैप्टर में रखा है। तो नेशनल पार्क के जो अपराध होंगे तो उस चैप्टर के हिसाब से होंगे, धारा का केवल धारा बदल जाएगी, लेकिन प्राविधान सारे के सारे सेम ही रहेंगे। जो मुख्य अपराध हो रहा होता है वो सेक्शन 9 का ही होता है इसमें, तो सेक्शन 9 तो कॉमन है, वो सब जगह ही लगेगा। जब उस पर अभी डिटेल में आएंगे तो आपको सेक्शन में उसमें किस चीज को हम सेक्शन 9 में कवर करते हैं वो उसके अंदर पूरी डिटेल में मिल जाएगा आपको। हाँ, उसमें 2022 में अमेंडमेंट हुआ, उसको मैं अभी आ रहा हूँ, चलो अभी बता देता हूँ। उसमें अमेंडमेंट देखिए कुछ खास एक बड़ा अमेंडमेंट हुआ है। वैसे सजा में बढ़ोतरी हुई है, जो सजा पहले कम थी उस सजा को बढ़ाया गया है। सजा को मतलब उसके जो जुर्माने को है, जुर्माने की रकम को बढ़ाया है, सजा का जो वर्ष है वो उतना ही है। और इसके अलावा जो चेंज किया गया है, सबसे बड़ा चेंज उसके अंदर हुआ शेड्यूल का, अनुसूचियों के बारे में बताया गया। यानी कि एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में कुछ लिस्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ उन्हीं जानवरों को लगता है जो उस एक्ट की शेड्यूल के अंदर होंगे, उसके प्रति अगर कोई अपराध होगा तो दर्ज होगा। अगर वो उस लिस्ट से बाहर है तो उस पर वो कानून नहीं लगेगा, ठीक है। तो उनको उन्होंने बोला शेड्यूल, अनुसूचियां बोलते हैं उसको। पहले 6 थी, अब उन 6 को घटा करके 4 बना दी गई हैं, और उस 4 में से भी 2 ही अनुसूचियां हमारी हैं इस वक्त जो काम में आती हैं, एक अनुसूची 1 और एक अनुसूची 2। अनुसूची 3 में प्लांट आते हैं और 4 में साइटेस की अपेंडिक्स है। तो वो ज्यादातर काम यहाँ पर नहीं आती, वो इलीगल ट्रेड जब होता है, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह होता है, हाथी दांत वगैरह कुछ ऐसी चीजें, तो उन चीजों के लिए वो उस वक्त उसको काम में लेते हैं। और जो अनुसूची 3 है उसमें प्लांट है, कुछ स्पेसिफिक प्लांट है, सारे प्लांट नहीं है, कुछ दुर्लभ प्रजाति के प्लांट हैं जो हायर हिमालय में मिलते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अनुसूची 3 लगा रखी है। तो जो ज्यादातर यहाँ पर ऑफेंस होंगे वो अनुसूची 1 के होंगे और अनुसूची 2 के होंगे। अब अनुसूची 1 के अंदर में आपको दुर्लभ प्राणी मिलेंगे, जो संकटग्रस्त हैं, अति संकटग्रस्त हैं, जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है, उनका कंजर्वेशन लेवल ऊंचा उठा रखा होगा, तो उनको अनुसूची 1 पर रख दिया कि बहुत ज्यादा दुर्लभ है, इनको प्रोटेक्शन लेनी है और इनके लिए बहुत ज्यादा सजा का प्रावधान भी रखा गया है। अनुसूची 2 वो है जिसमें बहुतायत में वो जानवर अभी अवेलेबल है बहुत सारे, जैसे स्पॉटेड डियर आप देख लो, स्पॉटेड डियर आपको कॉमन मिल जाएगा, लेवल जो है वो बहुत ऊपर उठा दिया, तो उसको प्रोटेक्शन ज्यादा दे दी गई है, उसको अनुसूची 1 के अंदर रख दिया गया है। तो बस उस शेड्यूल को पहले देखना होता है, उस शेड्यूल के हिसाब से सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन से जानवर के प्रति वो अपराध हुआ, फिर वो अनुसूची से पता चल जाएगा। फिर आप जाओगे सेक्शन में कि कौन सी धारा इस पर लगने वाली है, कि अपराध कौन सा प्रकार का हुआ है, तो कौन सी उसमें धारा लगने वाली है। फिर उसके बाद उसके आगे के प्रावधान चलेंगे, गिरफ्तारी हो सकती है। शेड्यूल 1 के अंदर में कंपाउंड नहीं होगा, अगर अनुसूची 1 का जानवर है और उसके प्रति किसी भी प्रकार का अपराध हो रखा है तो वो कंपाउंड नहीं होगा, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसमें जेल ही जाएगा वो व्यक्ति। तो और वो भागी फिर रहा केस में, और आपने उसे बचाने का प्रयास किया कि भाई इसे छुड़ा देते हैं, आपने उसे छुड़ा भी दिया, ठीक है। तो छुड़ा के आप लाए, आपने उसकी मरहम पट्टी करी और उसे खाना खिलाया, पाला पोसा, सब कुछ ये सारी चीजें करी। अब इस वाले सीन में कब तक आपको मेडल मिलेगा और कब तक आपको जेल होगी? एक ही सीन है ये। आप अपने घर पर बैठे हुए थे, आपने देखा कि आपके खेत में कुछ 3-4 कुत्ते एक स्पॉटेड डियर के बच्चे को दौड़ा के ला रहे हैं। आपने उसे कुत्तों से छुड़ाया, उसके घाव साफ करे, उनकी मरहम पट्टी करी, उसको खिलाया भी और उसे सही हालत में रखा है बहुत अच्छे तरीके से, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस कंडीशन में कब तक
आप बधाई के पात्र हो और कब आपको जेल मिलेगी। आपको यह बात लग रही होगी कि भाई मैंने तो इसे बचाया है ना, तो भाई मेरे को तो मेडल मिलना चाहिए, तो अगले दिन हथकड़ी क्यों लग रही है। पर प्राविधान यही है कि आप 24 घंटे से अधिक किसी भी वन्य जीव को अपने पास नहीं रख सकते, चाहे आपका इरादा कुछ भी था, उसको बचाने का या नहीं बचाने का।